कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर यादवेन स्मार्ट क्लासेस पर, जिस पर आप मेरे साथ में ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि शाम के 6 बजे मेरे द्वारा आपका साइंस का पीवाईक्यूज लिया जाता है और इस साइंस के पीवाईक्यूज में मैंने आपको यहाँ पे कई सारे शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन करा दिए हैं। आज हम क्या करने वाले हैं, तो आज आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि 8 सितंबर 2022 की शिफ्ट फर्स्ट को करने वाले हैं। कल हमने 6 सितंबर 2022 की शिफ्ट थर्ड को कंप्लीट कर लिया था और आपको भी पता है कि 3 शिफ्ट में एग्जाम होता है, शिफ्ट 1, शिफ्ट सेकंड और शिफ्ट थर्ड में। अब आज हम कर रहे हैं 8 सितंबर की शिफ्ट फर्स्ट को। इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, शिफ्ट सेकंड को करेंगे और शिफ्ट थर्ड को करेंगे। और आपको इसी तरह से हमारे साथ में जुड़े रहना है और जितने भी साथी मेरे साथ में जुड़ते जाएंगे कॉपी पेन लेके जरूर बैठें, क्योंकि कॉपी पेन लेके बैठेंगे तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उनको सॉल्व करना पड़ेगा और सॉल्व करने के बाद उनके आंसर्स भी आपको यहाँ पे बताने पड़ेंगे, जिसके बाद में आप यहाँ पे ये भी देख पाएंगे कि हमारा आंसर सही है या फिर नहीं है। अगर सही है तो फिर हमें यहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करना है, अगर गलत हो रहा है तो इसका मतलब है कि हमें इंप्रूव की जरूरत है। तो ये क्या करना है, जब हम यहाँ पे सीखेंगे तो हम अपने आप ही उन चीज़ों को सॉल्व करते हुए चले जाएंगे। त्रिशा शर्मा, गुड इवनिंग। इसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं। आप तो आज टाइम पे हैं, वैसे आप टाइम पे होते नहीं हो, 6:30 पौने 7 पे इस टाइम पे आते हो। बढ़ते हैं आगे। आपके सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा एक बैच जो है, जो अभी तक यादवेन स्मार्ट क्लासेस के एप्लीकेशन पे आ रहा था या चल रहा था, अब हमारा जो बैच है वो एक नई एप्लीकेशन पर, यानी जिसका नाम है बाईएससी ऐप। और ये बाईएससी ऐप इसलिए है क्योंकि आपको ये बता दूं कि यादवेन स्मार्ट क्लासेस की जो एप्लीकेशन थी वो कई लोगों के द्वारा, क्योंकि किसी को लगता है कि इनकी उन्नति हो रही है और तो वो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जिसके बाद में वो चीज़ें हमारी ख़राब होने लग जाती हैं। तो यादवेन स्मार्ट क्लासेस जो एप्लीकेशन थी वो थोड़ा सा हैकिंग की वजह से, यानी थोड़े से उसमें इश्यू आ गए जिसकी वजह से वो एप्लीकेशन वर्क नहीं कर पा रही थी। इसके बाद हमने अपनी एक नई एप्लीकेशन लॉन्च की है जिसका नाम है बाईएससी ऐप। ये है कुछ नहीं, यादवेन स्मार्ट क्लासेस की एक शॉर्ट फॉर्म है, तो बाईएससी ऐप भी हमारा ही है। इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना होगा हमारे एप्लीकेशन आपके प्ले स्टोर से, और जब आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे तो डाउनलोड करने के बाद में आपका जो बैच हमारा यादवेन स्मार्ट क्लासेस की एप्लीकेशन पे चल रहा था, उस बैच को अब हम बाईएससी ऐप पर चलाने वाले हैं और कंटिन्यूअस रहने वाला है। क्योंकि यादवेन स्मार्ट क्लासेस पर बैच जो है वो रुक गया था। वो रीजन क्या है, वो आपकी हैकिंग प्रॉब्लम। अब आपका जो बैच है वो इस वाली एप्लीकेशन पे चलेगा और कंटिन्यूअस रहने वाला है, तो आप इस वाले बैच में ज्वाइन कर सकते हैं, इस वाली एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप का नाम क्या है, बाईएससी ऐप। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको पता है कि मैंने क्या पढ़ा है साइंस में, और अगर आपने नहीं पता है तो आप यहाँ पे आके डेमो क्लासेस में देख सकते हैं। डेमो क्लासेस आपकी अवेलेबल हैं हमारे यादवेन स्मार्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो अब बात करते हैं, अब हमें 8 सितंबर 2022 की तरफ देखना है, क्योंकि 2022 में जो शिफ्ट फर्स्ट हुई थी ग्रुप डी में, तो हम उसको कंप्लीट करेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले हमें क्वेश्चन को पढ़ना होता है, पढ़ने के बाद में उसकी लैंग्वेज को समझना होता है और उसके बाद आंसर करने होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास में क्वेश्चन है, ये कहता है प्रकाश संश्लेषण के प्रयोगों में हम स्टार्च की उपस्थिति को क्यों मानते हैं। प्रकाश संश्लेषण जो होता है, अब फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया की अगर मैं बात करूं तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया पौधों में होती है। अब यहां पे स्टार्च की उपस्थिति को मापा जाता है। अब दिमाग में आएगा कि स्टार्च की उपस्थिति को मापने से प्रकाश संश्लेषण का क्या मतलब है। तो यहां पे पता चलना है, क्योंकि जब हम इसको मीजर करते हैं तो पता क्या चलता है कि यहां पर इस पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई है। अगर हमें यह जानना है कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया हुई है तो इसका मतलब उसकी पत्तियों में स्टार्च की मात्रा पाई जाएगी, स्टार्च की उपस्थिति होगी, और इस वजह से प्रकाश संश्लेषण में जो ग्लूकोज बना है वो ग्लूकोज पौधे में स्टार्च के रूप में परिवर्तित होता है, स्टार्च के रूप में एकत्रित होता है। इस वजह से स्टार्च की उपस्थिति को मापते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण के प्रयोगों में हम स्टार्च की उपस्थिति को क्यों मापते हैं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के परिणाम स्वरूप स्टार्च का निर्माण होता है। बिल्कुल सही बात है। तो यहां पे आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, अब यहां पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या कहता है हमारा, ग्लूकोज जल में अवले है।
सी कहता है निर्मित ग्लूकोज स्टार्च में रूपांतरित हो जाता है, और डी कहता है स्टार्च जल में विलेय है। तो इन दोनों में से या तो ए सही हो सकता है या फिर सी सही हो सकता है, क्योंकि हमने यहाँ पे स्टार्च की बात की है। अब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे होता क्या है। हमारे पास में ग्लूकोज है, अब उस ग्लूकोज को पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा स्टार्च में रूपांतरित किया जाता है और फिर वह पत्तियों में एकत्रित हो जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, ए नहीं होगा, सी होगा। ठीक है, यहां पे ग्लूकोज होता है ना, ग्लूकोज पौधों में स्टार्च के रूप में परिवर्तित होता है। ठीक है, किसकी प्रक्रिया के द्वारा? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज बनता है, ना कि स्टार्च का निर्माण होता है। यह बात याद रखना, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ग्लूकोज का निर्माण होता है और यह ग्लूकोज पौधों में स्टार्च के रूप में परिवर्तित हो जाता है और पत्तियों में एकत्रित हो जाता है। आया समझ? तो फर्स्ट का आंसर होगा सी। सेकंड की बात करते हैं, नहीं दिखाई दे रहा हो तो उसको ऊपर कर देता हूं, अब आपको दिखाई दे जाएगा। अब बताओ, इसका आंसर जरूर देना कि यहां पे आपका कौन सा क्वेश्चन आंसर सही होने वाला है। जंतुओं की तुलना में पौधों की उत्सर्जन प्रक्रिया पूर्णतः भिन्न होती है। तो आपको पता है कि हमारे अंदर उत्सर्जन अंग पाए जाते हैं, लेकिन पौधों के अंदर उत्सर्जन अंग नहीं मिलते हैं। फिर भी अब वेस्टेज तो है, वो बाहर करनी है। हमारी तो बाहर हो जाती है, स्किन से बाहर होती है। हम स्किन के अलावा आप देखते हैं कि सुबह सुबह हम फ्रेश होने जाते हैं, वो भी क्या है? वेस्टेज है। उसको भी हम बाहर करते हैं, किसके द्वारा? एनस के द्वारा। और इसके अलावा हमारे पास में किडनी से फिल्टर होता है और फिल्टर होने के बाद में वो मूत्र के रूप में बदल जाता है और फिर मूत्राशय के द्वारा वो बाहर कर दिया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास तो अंग पाए जा रहे हैं जिनसे वो चीज़ें अलग होती जा रही हैं, बाहर होती जा रही हैं, क्योंकि वेस्टेज की जरूरत हमारी बॉडी को नहीं होती है। लेकिन पौधे की बात की जाएगी तो पौधे की प्रक्रिया में क्या होगा? उत्सर्जन अंग तो मिलते नहीं है, होगा क्या? पहला कहता है, यानी हमें जानना है कि किस प्रक्रिया का पालन नहीं होगा। तो इसमें ऐसा कौन है जो उत्सर्जन अंग में यानी उत्सर्जन में शामिल नहीं है? ए कहता है अपशिष्ट उत्पादों का रसधानियों में संग्रहण। तो आपको एक बात मालूम होनी चाहिए कि पौधे की जो सेल होती है ना, इस सेल के पास में 70% एरिया जो होता है वो खाली होता है। खाली इस वजह से होता है, उसे हम क्या कहते हैं? वैक्यूल्स कहते हैं। और इस वैक्यूल्स में क्या होता है? अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं ना, वो जमा हो जाते हैं। इसका मतलब ए तो हमारा सही है, हमें तो पता करना है जो पालन नहीं करता। बी कहता है अपशिष्टों का मिट्टी में निष्कासन होता है। ये भी कहीं ना कहीं बात सही हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे कहीं की क्रियाओं के द्वारा वो जो जड़ों के माध्यम से या तने के माध्यम से कुछ चीजें जो हैं अपशिष्ट के रूप में बाहर आती हैं। सी कहता है बाष्पोत्सर्जन द्वारा अतिरिक्त जल का निष्कासन। बिल्कुल, पत्तियों में जो माध्यम होता है, पत्तियों में जैसे ही सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो एक्सेसिव वाटर जो होता है वो वाष्प के रूप में बाहर हो जाता है। ये भी बात सही है। अब बचा क्या? अब बचता है आपके पास में ऑप्शन नंबर डी, जो कहता है पत्तियों के माध्यम से विषाक्त पदार्थों को फिल्टर किया जाता है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। हम विषाक्त पदार्थों को बाहर नहीं करते, हम यहाँ पे पत्तियों के द्वारा क्या बाहर करते हैं? पत्तियों के द्वारा यहाँ पर अतिरिक्त जो जल होता है, एक्सेसिव वाटर जो होता है, उसको बाहर किया जाता है, वही वेस्टेज होती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बिल्कुल त्रिषा शर्मा, डी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं थर्ड पे। बात करता थर्ड, क्या कहता है? सबसे पहले पढ़ना है, उसके बाद समझना है। वायुमंडल के उच्चतर स्तरों पर ऑक्सीजन के अणुओं पर यूवी विकिरणों की क्रिया का उत्पाद क्या होगा? तो आप जानते हैं यूवी रेज हमारे पास में आती हैं, यूवी रेडिएशंस आते हैं। अब उसकी क्रिया का उत्पाद क्या होगा? किसके साथ में? ऑक्सीजन के साथ में। तो ऑक्सीजन के अणुओं के साथ में अगर यूवी रेज की क्रिया होती है तो क्या होगा, क्या बनेगा? यहां पे ये पूछा जा रहा है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जल, ओजोन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको मालूम है हमारे पास में वायुमंडल है, बिल्कुल है भाई, वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है। अब इस वायुमंडल में क्या होगा? यूवी रेज जो होती हैं, यानी वायुमंडल में यूवी रेज आती हैं, बिल्कुल आती हैं, आती हैं। अब वायुमंडल की बात करूंगा तो वायुमंडल में क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन भी मिलता है। तो ऑक्सीजन के यहां पे क्या है? अणु हैं। ऑक्सीजन क्या होते हैं? यहां पे ऑक्सीजन के दो अणु मिल रहे हैं। अब इन दोनों अणुओं में क्या होगा? यूवी रेज इन दोनों को अलग अलग कर देगी, और अलग अलग कर देगी तो क्या होगा? ऑक्सीजन के यहां पे क्या बन जाएंगे? दो परमाणु बन जाएंगे। अब क्या बनेगा? अणुओं को तो अलग कर दिया, अब ऑक्सीजन के यहां पे क्या थे? ये गैस थी,
यहां से इसने क्या किया, दोनों परमाणु को अलग कर दिया। अब होगा क्या, ये दो परमाणु इसने जो अलग किए वो ऑक्सीजन के साथ में मिल जाएंगे। ये वाला जो ऑक्सीजन के साथ में मिलेगा ये क्या बना देगा, ये बना देगा O3। और इस O3 को हम क्या कहते हैं, O3 को कहते हैं ओजोन। तो यहां पे आपका किसका निर्माण हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी का निर्माण होता है। जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है वो क्या बनता है, वो ओजोन मिलता है। जब तक ऑक्सीजन था, यूवी रेज वायुमंडल में आती हैं, ऑक्सीजन के साथ में ऑक्सीजन के अणुओं पर पड़ती हैं और वो इन्हें दो अलग अलग परमाणुओं में तोड़ देती हैं, और उसके बाद में जो अलग अलग परमाणु हैं वो ऑक्सीजन के फिर अणुओं से जाकर मिल जाते हैं और ऑक्सीजन के अणुओं के साथ में मिलेंगे तो ये क्या बना देंगे, ये O3 बना देंगे। और ये O3 जो है ना, ये क्या है, ये ओजोन का निर्माण कर रहा है, ये ओजोन बन जाता है। तो आपने यही क्वेश्चन पूछना है। तो यहां पर थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, सर आप रेड शर्ट पहन के क्यों नहीं आए, वो ज्यादा अच्छी लगती है, वो ज्यादा अच्छी लग जाती है तो मुझे नजर लग जाएगी ना इतनी अच्छी थोड़ी ना लगनी चाहिए, बस इतना होना चाहिए कि क्वेश्चन सामने वाला पढ़े मुझसे, फिर कोई गुस्सा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 4 यहाँ पे क्या कहता है, एक प्रकाश किरण है, बिल्कुल है, एक 8 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण पर इसके मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है। इस लैंग्वेज को समझना है। तो आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, अवतल दर्पण है। तो सबसे पहले अवतल दर्पण बनाते हैं। अवतल दर्पण इस टाइप का होता है और बाहर वाले पार्ट पे हम क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। और पॉलिश करने के बाद में इसके पास में होती है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के बाद में यहाँ पे मैं दर्पण की बात करूँ, दर्पण के बीच का पार्ट आपका क्या कहलाता है, पोल कहलाता है। यहाँ पे होता है आपका फोकस बिल्कुल सामने, और इसका दुगना, फोकस का दुगना होता है सी, यानी प्रकाश, ये क्या होता है, वक्रता त्रिज्या होती है। ठीक, अब बात की जा रही है कि 8 सेंटीमीटर इसकी वक्रता त्रिज्या है। अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि 8 सेंटीमीटर क्या है, इसकी वक्रता त्रिज्या है पोल से, तो यहाँ तक, यहाँ पर आपकी जो पूछी जा रही है क्या है, ये 8 सेंटीमीटर की दूरी है। चलिए मान लिया। अब बोला क्या इसने कि इसके मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है कोई एक प्रकाश किरण। तो मैंने कहा कि एक कोई प्रकाश किरण आती है और मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है। तो यहां से मान लो मुख्य अक्ष के समानांतर ये प्रकाश किरण आई, और जब भी, इसकी एक कंडीशन है, जब भी कोई भी प्रकाश किरण आएगी मुख्य अक्ष के समानांतर तो होगा क्या, तो वो फोकस से होकर गुजरेगी। अब ये कहां से निकलेगी, ये फोकस से होकर गुजरेगी, इस तरह से जाएगी। अब आपके दिमाग में क्या आ रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। परावर्तन के बाद अब हुआ क्या, यहां से हो गया इसका परावर्तन। चलिए यहां पे परावर्तन भी हो गया। यह दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु Q से गुजरती है। अब मैंने जो F माना है ना, ये फोकस होता है, लेकिन क्वेश्चन में इसको दिया गया Q। क्या दिया गया है, इसे बोला गया है कि ये जो है वो Q है। अब Q के पास से गुजरती है। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी का पालन करते हुए PQ क्या होगा, तो P और Q क्या होगा, ये दूरी कितनी होगी हमें ये बतानी है। तो आप बताओ कितनी होगी, तो मैंने बता दिया क्या, कि जो आपकी प्रकाश किरण निकली है ये फोकस से निकली है। तो फोकस से निकलने का मतलब है कि फोकस जो होता है वो वक्रता केंद्र का या वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। क्या होता है, वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। ये F की जगह पे Q है, Q लिख दो। R की जगह पे क्या है, 8 है, तो 8/2 कितना हो जाएगा, ये तो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आपके दिमाग में क्या आएगा, ये 4 सेंटीमीटर ही सही होना है। क्या होना है, 4 सेंटीमीटर ही सही होना है। लेकिन होगा क्या, यहां पे बोला गया कार्तीय चिन्ह परिपाटी, तो साइन का भी यहां पे ध्यान रखना है। और साइन क्या होता है कि दर्पण के लेफ्ट साइड की अगर बात की जाएगी तो वहां पे आता है माइनस। तो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा माइनस का 4 सेंटीमीटर, और इसी वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर आंसर होगा, यानी माइनस का 4। किसमें दिया है, ऑप्शन नंबर ए में। गुड इवनिंग भाई, रामकृष्ण कुशवाहा। ये बात आपको समझ में आई, कुछ नहीं दिया था, बस मैंने सॉल्व करने में टाइम लगाया है, नहीं तो नॉर्मल आंसर होता, देख के आंसर होता है माइनस के 4। लेकिन क्या है कि अगर कोई प्रकाश किरण अवतल दर्पण पर यहाँ पर समानांतर आती है मुख्य अक्ष के, तो वो फोकस से होकर गुजरती है। अब इसने ये तो बताया नहीं, लेकिन यहाँ पे फोकस की जगह पे क्या दिया, Q दिया है, और वक्रता केंद्र दे रखा है, वक्रता त्रिज्या दे रखी है 8 सेंटीमीटर। तो फोकस आधा होता है तो 4 हो गया। अब चिन्ह की बात कर रहा है तो ये लेफ्ट साइड है तो माइनस हो गया, बस इतनी सी बात थी, माइनस आ गया। अब बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। हाँ जी बिल्कुल, माइनस का 4 होगा, ए आंसर है, बहुत ही अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखते हैं।
एक्स एक जलीय विलयन है, बिल्कुल ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन है, जिसका पीएच वैल्यू दिया गया है 2.6। और आप सभी जानते होंगे पीएच वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो यहां पे मैंने बोला कि ये चलिए ये पीएच पैमाना है, ठीक है। अब इस पीएच पैमाने में यहां पे होता है 7 और ये 0 से लेकर 14 तक होता है, ये आप सभी जानते हैं। 7 का मतलब है कि वो उदासीन होगा, और 7 से कम है तो वो क्या होगा, वो अम्ल होगा, और 7 से ज़्यादा है तो वो क्या होगा, वो क्षारीय होगा। ये बात करता है कौन, ये पीएच मान करता है। हमें क्या दे रखा है, इसने बोला है कि 2.6 है, तो 0 से आगे है तो यहाँ कहीं होना चाहिए, तो ये मैंने क्या कर दिया, ये है हमारे पास में 2.6। अब बोल क्या रहा है, ये जो विलयन है ना, ये कैसा है, ये स्ट्रांगली अल्कलाइन है, यानी प्रबल क्षारीय है। तो क्षार तो है नहीं, क्योंकि यहां पे क्या है, ये 7 से कम है, क्षार तो होगा नहीं, तो ए यहां पे गलत हो जाएगा। बी कहता है दुर्बल क्षारीय है, भाई क्षार ही नहीं है, तो बी भी गलत हो जाएगा। अब सी और डी की बात करते हैं, तो सी कैसा है, उदासीन, उदासीन तो 7 पे होता है, तो सी गलत हो जाएगा। अब बचा क्या, बचा हमारे पास में प्रबल अम्ली प्रकृति, जो कि प्रबल अम्ली का मतलब है कि स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग जितना मान कम होगा उतना स्ट्रॉन्ग होगा, तो हम इसे क्या कहेंगे, ये स्ट्रॉन्ग अम्ली है। कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक होता है, इसलिए डी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। तो जिनका डी आंसर है, त्रिषा शर्मा डिलीट कर लिया, कोई बात नहीं है। श्याम कृष्ण कुशवाहा का बिल्कुल सही आंसर है, डी आंसर होगा, ये प्रबल अम्लीय प्रकृति का होगा, क्योंकि यहाँ पे पीएच वैल्यू जो है वो 7 से कम है। अगर पीएच वैल्यू 7 होती है, इसका मतलब है कि वो उदासीन प्रकृति का होता है। तो आपने देखा होगा जैसे जैसे हम क्षार की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे वो पदार्थ चिकना होता जाएगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अगर आप देखेंगे ब्लड जो होता है हल्का सा चिकना होता है, आप अगर लार की बात करेंगे, लार कैसी होती है, हल्की सी चिकनी होती है। इसका मतलब क्या है, ये एक प्रकार के बेस होते हैं या स्लाइटली बेस होते हैं, ठीक है। हाँ जी, गलत हो गया है, गलत बताया तो गलत ही होगा ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। अब 6 को देखो, 6 को देखेंगे तो यहां पे क्या बोल रहा है, हमारे पास में ना 2 कथन दिए गए हैं। एक कथन आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा, ये स्टेटमेंट फर्स्ट है, ये क्या दे रखा है, एक स्टेटमेंट ये दे रखा है इसने, और एक स्टेटमेंट यहां पे ये दे रखा है। अब बोला क्या गया है इसने कि अम्ल और क्षारक के बीच अभिक्रिया करके लवण जो हैं वो लवण और जल बनाने को उदासीनीकरण अभिक्रिया के रूप में जाना जाता है। तो ये बात मैं बता दूं कि आपको मालूम होना चाहिए, जब किसी एसिड की बेस के साथ में क्रिया करा दें, जब किसी एसिड की बेस के साथ में क्रिया करा दें तो यहां पे क्या बनेगा, एक सॉल्ट बनेगा, और वहां पर और क्या मिलेगा, पानी मिलेगा। और ये पानी जो यानी सॉल्ट जो मिला है, ये अभिक्रिया को क्या करता है, न्यूट्रल करता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। यानी ये क्या है, न्यूट्रल हो जाता है। ये लवण जो है वो कैसा है, उदासीन प्रकृति का होता है, इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा, ये अभिक्रिया न्यूट्रलाइजेशन कहलाती है। अब बोल क्या रहा है, फर्स्ट पढ़ लो, अम्ल और क्षारक, तो अम्ल और क्षारक के बीच अभिक्रिया करा दी, बना क्या, लवण बना, जल बना, सॉल्ट बना, वाटर बना, बिल्कुल है। ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है, हाँ जी बिल्कुल है। आपने देखा होगा कि जब हमारे पेट में एसिड बनती है, एसिडिक हो जाता है, कहते हैं ना एसिडिटी हो गई, तो हम क्या करते हैं, उसके साथ में ऐसी चीजों को खाते हैं या ऐसी चीज का घोल पीते हैं जो बेस होता है, जिसे हम एंटासिड के नाम से जानते हैं। तो हम बेस को पी जाते हैं, पीने के बाद में एसिड और बेस जब मिलते हैं तो यहाँ पे वो सॉल्ट जो अंदर बनेगा वो उदासीन प्रकृति का होता है, जिसके बाद में आप कहते हैं कि इनो काम शुरू फिर 6 सेकंड में, सुना है। तो इसका मतलब क्या है कि वो 6 सेकंड में हमारे अंदर एसिड को क्या कर देता है, बेस के साथ में हमने जो पिया वो बेस है, और उसके साथ अभिक्रिया करके वो न्यूट्रल बना देगा। तो पहला हमारा कथन सही है। सेकंड कहता है उदासीनीकरण अभिक्रिया को इस प्रकार लिखा जाता है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है वही आपका सेकंड में दिया है, तो दोनों कथन आपके क्या है, सही हो जाएंगे। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी सही होगा, और जिन लोगों का सी है वो सही है। रवि चौहान ने आंसर दिया है सी, रवि कृष्ण के, इसके अलावा त्रिषा शर्मा का भी आंसर आ चुका है सी, राम राम भाई रवि चौहान, और इसके अलावा बस 2 लोगों का आंसर है, कोई बात नहीं, सी आंसर यहां पे सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। बोला गया है कि इनमें से कौन सा मानव उत्सर्जन तंत्र का एक अंग नहीं है। एक्सक्रेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं।
तो उत्सर्जन अंग की अगर मैं बात करूंगा तो हमारे बॉडी के अंदर उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है, जो यहां पर अंग भाग लेते हैं किसी भी चीज को बाहर करने में, उसे हम उत्सर्जन अंग कहते हैं। तो जैसे अगर मैं ये कहूं कि आपको कभी कभी ना टॉयलेट लग जाती है, लगती है हर 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे के आसपास लग जाती है, पानी पी रहे हैं, तो यहां पर क्या होता है, आपकी बॉडी में जैसे जो ब्लड है, वो ब्लड फिल्टर कौन करता है, वो किडनी करती है, और किडनी के माध्यम से धीरे धीरे वो चीज़ें कहाँ जमा हो जाती हैं, यानी वेस्टेज वाली जो चीज़ें हैं वो ब्लैडर में जमा हो जाती हैं, और उसके बाद में वो उसको बाहर कर दिया जाता है। इसका मतलब है कि जो बाहर कर दिया वो वेस्टेज है, तो वेस्टेज को बाहर करना उत्सर्जन तंत्र कहलाता है, या उत्सर्जन अंग के द्वारा बाहर की जाती हैं। हमसे पूछा जा रहा है कौन सा अंग नहीं है, तो आपसे मैं कहूँ मूत्रमार्ग। मूत्रमार्ग तो बिल्कुल है, हम उसे किसके रूप में बाहर कर रहे हैं, यूरिन के फॉर्म में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ए सही है। मूत्रवाहिनी यूरेटर, यानी मूत्रवाहिनी जो है वो किडनी से, आपकी जो मूत्रवाहिनी जो है वो क्या कर रही है, किडनी से जो फिल्टर हुआ पानी है या जो पानी निकल के आया वेस्टेज के रूप में, उसको कहाँ लेके जाएगी, ब्लैडर तक लेके जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, ब्लैडर भी आपका किसका पार्ट हो जाएगा, इसका पार्ट हो जाएगा। हमारे पास में ब्रोंकाइल डक्ट जो होती है ये उत्सर्जन तंत्र का पार्ट नहीं है। सी इज राइट, बिल्कुल राइट है। त्रिशा शर्मा का भी सही है, रामकृष्ण कुशवाहा का भी बिल्कुल सही आंसर है। तो जो लोग सी आंसर दे रहे हैं बहुत सही आंसर दे रहे हैं, क्योंकि ये श्वसनिका जो होती है ये आपके उत्सर्जन अंग का पार्ट नहीं है, ये आपका किसका पार्ट है, ये रेस्पायरेटरी का पार्ट है, जहां पे हम रेस्पायरेशन करते हैं, जहां पे हमारे अंदर श्वसन क्रिया होती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्या कहता भाई, पढ़ो समझो आंसर दो। आंसर देने के लिए क्या करेंगे भाई, पहले समझेंगे। हमारे पास में दिया है एक उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण होता कैसा है तो उसकी बात करते हैं। आपने देखा होगा कि अवतल दर्पण हमने इस टाइप से बनाया था, उत्तल दर्पण को इस टाइप से बना सकते हैं, या फिर मैं इसका इस साइड बनाता हूँ, यहाँ बनाता हूँ। तो उत्तल दर्पण को इस साइड इस तरीके से बनाते हैं, और इसके अंदर वाले पार्ट पे क्या करते हैं, पॉलिश करते हैं। ये बन गया आपका उत्तल दर्पण। ये क्या है, इसकी मुख्य अक्ष होती है, ये भी बात ठीक है। बोल रहा है कि उत्तर दर्पण का फोकस इसके ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो यहां आपका होता है पोल, इसका फोकस होता है ये, और यहां पे आगे चलेंगे फोकस का दुगना सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो कि इस गोले को, खोखले गोले को पूरा करता होगा। अब बात की गई है कि वक्रता केंद्र जो है वो फोकस से कितनी दूरी पर स्थित है। तो आपको मैं अगर ये कहूं कि इसके ध्रुव से, ध्रुव ये है, तो फोकस कितना है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो ये कितना दूरी पर है, ये 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। चलिए ये मैंने कह दिया, ये है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब पोल से जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, या जिसे हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसे बोल रहे हैं, ये कितनी दूरी पर है, तो आप क्या कहोगे, पोल से तो सर ये 60 सेंटीमीटर की दूरी पर होना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, ये इससे 60 सेंटीमीटर की दूरी का मतलब है कि दुगनी दूरी पर होता है। लेकिन मुझसे पोल से ना पूछ के कहां से पूछा इसने, फोकस से पूछा है। तो फोकस से अगर देखेंगे तो 30 सेंटीमीटर पोल से फोकस है, तो फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना होगा, ये आगे का 30 सेंटीमीटर होगा। तो इस आधार पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, इस आधार पर आपका आंसर होगा 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। तो कितने लोगों का बी ऑप्शन है, 15 सेंटीमीटर नहीं होगा भाई रामकृष्ण। त्रिशा ने आंसर दिया है बी आंसर, 30 सेंटीमीटर, बिल्कुल 30 सेंटीमीटर आंसर होगा। बेटा ध्यान यहाँ पे देना है, मैंने क्या बोला, क्वेश्चन को समझना है। बोल रहा है उत्तल दर्पण बना लिया, उत्तल दर्पण फोकस इसके जस्ट सामने यहाँ पे बना दिया, यानी लेंस के दर्पण के पीछे की ओर। ध्रुव जो है वो यहाँ पर पोल जो होता है, यानी पोल कहाँ होता है, आपका जो दर्पण होता है इसका बीच में होता है। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या है, फोकस है, तो मैंने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर फोकस बना दिया। ये बात सही है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है वो पोल से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फोकस का दुगना होगा, ये बात पता है। क्या कह रहा है, वक्रता केंद्र जो है ना वो फोकस से कितनी दूरी पर है, फोकस तो आपका ये है, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, अगर पूरा 60 है तो ये 30 होगा, कितना होगा, 30 होगा। तो आपका आंसर कौन सा होगा, 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि 30 सेंटीमीटर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है धावन सोडा की बात। तो धावन सोडा जो है उसका उपयोग इनमें से किस यौगिक के निर्माण में किया जाता है। धावन सोडा का जो उपयोग है इनमें से किस यौगिक के निर्माण में किया जाता है। तो बताओ धावन सोडा क्या होता है। अगर मैं बात करूं
धावन सोडा की अगर मैं बात करूंगा तो धावन सोडा क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है धावन सोडा? धावन सोडा का केमिकल नेम की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। और इसका फॉर्मूला क्या होगा सोडियम कार्बोनेट का, वो हो जाएगा आपका Na Na2CO3। ये बन जाएगा आपका क्या, सोडियम कार्बोनेट। अब ये क्या करेगा यहाँ पे, ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा कांच। ठीक है, कांच बनाने के काम आता है। कांच बनाने के अलावा ये साबुन बनाने के काम आता है। साबुन बनाने के अलावा भी काम आता है, बिल्कुल कागज बनाने के काम आता है, कागज उद्योग में काम आता है। और उसके अलावा ये बोरेक्स, जिसे हम सुहागा के नाम से जानते हैं, ये इसको भी बनाने में काम आता है। और ये जो है ना सुहागा, ये सोडियम यौगिक जो होते हैं उसके निर्माण में सहायक होता है। और आपसे अगर पूछ लिया जाए कि सुहागा का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप क्या बताओगे, सुहागा यहां पे हो जाएगा Na2, ठीक है, ये हो जाएगा B4, ये हो जाएगा O7, और इसके अलावा जो बचेगा वो आपका क्या बनेगा, ये आपका क्रिस्टलाइन वाटर कहलाता है, जिसे हम 10H2O के नाम से जानते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल डी आंसर होगा, 9 का डी हो जाएगा। धावन सोडा जो है, जिसे सोडियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं, ये सुहागा जैसे सोडियम यौगिकों के निर्माण में भी सहायक होता है, क्योंकि इसमें भी क्या होता है, इसमें भी तो आपको सोडियम मिल रहा है और यहां पर भी आपको क्या मिल रहा है, सोडियम ही मिल रहा है। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल सही है डी। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि हमारा जो बैच था साइंस स्पेशल बैच, जो कि आपका यादबिन स्मार्ट क्लासेस के एप्लीकेशन पे था, वो अब एप्लीकेशन चेंज हो गई है। अब ये जो बैच है आपको कहाँ पे मिलने वाला है, वो BYSC ऐप पर मिलने वाला है। तो जिन लोगों ने ये बैच खरीद रखा था तो उनको हम यहाँ पे किसी तरह से शिफ्ट करेंगे, और जिन लोगों ने यहाँ पे बैच नहीं लिया है उनको मैं बता दूं कि आपको डाउनलोड करनी है BYSC एप्लीकेशन। आप BYSC एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से, वहां पर जाके आप हमारे इस बैच को, जो कि है आपका 99 रुपये का साइंस स्पेशल बैच को आप खरीद सकते हैं। और ये बैच आपके लिए किसी भी एग्जाम को अगर आप देना चाह रहे हैं, और हर एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में आपका साइंस पूछा जाता है, तो ये उसके लिए यूजफुल रहने वाला है। इसमें मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों कंप्लीट कराने वाला हूं। तो यहां पर अगर आपने यादबिन स्मार्ट क्लासेस पर बैच खरीद रखा है तो आपको वो बैच अब शिफ्ट कर दिया जाएगा BYSC पर। बाकी नए लोगों के लिए ये बैच जो है वो अभी भी 99 रुपये में मिलने वाला है, एक नई एप्लीकेशन पे, जिसका नाम क्या है, BYSC ऐप। अब आपको डाउनलोड क्या करनी है, BYSC ऐप को डाउनलोड करना है। तो जल्दी करिए, BYSC ऐप पर आपको बहुत सारे बैच भी मिलने वाले हैं, जो बहुत ही अच्छी रेट पर, जो बिल्कुल सस्ते रेट पर आपको चीज़ें मिलने वाली हैं। तो जल्दी करिए इस चीज़ को, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। बाकी बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। क्या कहता है 10? यहां पे क्या दे रखा है, 12 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, अब 12 बैटरी की बैटरी है, तो इसमें क्या बोला है, एक बल्ब 5 एम्पियर की धारा लेता है। तो मैंने मान लीजिए कि ये क्या है, एक बल्ब है, इसको अगर मैं मानूं कि मान लीजिए ये बल्ब है। ठीक है, अब ये जो जुड़ा हुआ है वो कितनी की बैटरी से जुड़ा हुआ है, 12 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है। अब यहां पर बल्ब की शक्ति पूछी है, बल्ब की पावर कितनी है। अगर इसे मैं 12 वोल्ट की धारा यानी 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़कर 5 एम्पियर की उसको धारा देता हूं तो कितना हो जाएगा। पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या यहां पे क्या दे रखा है, बी दे रखा है कितना 12, आई दे रखा है कितना 5। पता क्या करना है कि इसके कितने वाट का है, ये पता करना है। तो P बराबर, अगर आपका फॉर्मूला मैं बताऊं क्या बनता है, ये बनता है B और I के फॉर्म में BI। तो B कितना है, ये B है 12, I कितना है, ये है 5। तो ये कितना हो जाएगा, 60 वाट का बल्ब है, जो 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर 5 एम्पीयर की धारा ले रहा है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रवि चौहान ने आंसर दिया है केवल, इसी के साथ में बहुत अच्छा आंसर दिया रवि चौहान। रामकृष्ण का भी आंसर आ चुका है 60 वाट, बहुत ही अच्छे आंसर दे रहे हो। इसी तरह से आप हमारे साथ में जुड़े रहोगे, सारा आपका इंप्रूवमेंट हो जाएगा और आपका एग्जाम भी बहुत अच्छा होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। बोला गया है कि जब किसी धारावाहिक कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, जैसे मैंने बोला कि ये क्या है, ये आपका कोई चुंबकीय क्षेत्र है या चुंबक है, इसके सामने मैंने रख दी ये कोई धारावाहिक कुंडली है। ठीक है, ये मैंने बना दी है या जो भी है, ये कुंडली है जो कि मैंने यहाँ पे आपके सामने बनाई है। अब इसको जब चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो क्या होगा, इस पर एक बल फोर्स काम करेगा, एक बिल्कुल करेगा। निम्न में से क्या इस कार्य के सिद्धांत पर काम करता है, तो ये किस सिद्धांत पर काम करेगा। आपने देखा होगा जब आप यहाँ पे कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो उस पर जो बल काम करेगा ना,
उसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है, ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलवाने के लिए इस मोटर सिद्धांत पर काम करेगा। कौन से सिद्धांत पर? मोटर सिद्धांत पर काम करेगा। ये इसे घुमाएगा और दोनों ओर चुंबक लगी होंगी कि एक साइड इस तरीके से घूमेगा, दूसरी साइड इस तरीके से घूमेगा, और जहां पर भी मोटर यानी घूमने वाली चीजें आ जाएंगी वहां पर आपकी क्या लगी होगी? वहां मोटर यूज होगी, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, वहां पर चुंबक लगी होंगी। तो आप किसी भी मोटर को उठा के देख लीजिए, चाहे वो पंखे की मोटर हो, चाहे वो कूलर की मोटर हो, या फिर हर उस चीज की जहां पर क्या है वो चीज घूम रही हो, तो उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर चुंबक। आवाज खराब हो रही है, आवाज खराब हो रही है। अब ठीक आ रही है? हाँ जी, चेक कर लिया है, साउंड प्रॉब्लम है, ठीक है, चेक कर लिया है। बताइए अब सही आवाज है? आवाज सही आ रही है? आ रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। ये क्या कहता है? यदि किसी हीटर से गुजरने वाली धारा को प्रतिरोध और धारा प्रवाह के समय को अपरिवर्तित रखते हुए 3 गुना कर दिया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी? आपको मालूम होना चाहिए यहां पे क्या कह रहा है। सबसे पहले मैंने बोला कि हमारे पास में हीट का जो फॉर्मूला होता है ये होता है I²RT। चलिए ये फॉर्मूला है, हमें उसका यूज करना है। बोल रहा है गुजरने वाली धारा को, प्रतिरोध को और धारा प्रवाह के समय को अपरिवर्तित रखना है। तो यहां पे इसने बोला कि R को अपरिवर्तित रख लो, T को अपरिवर्तित रख लो, और यहां पे क्या कर दिया जाए? I को भी इसने कहा है अपरिवर्तित रखो, लेकिन I को आगे जाके इसने क्या कर दिया? 3 गुना कर दिया। तो हम यहां पे नई ऊष्मा निकालेंगे, यानी ऊष्मा का यहां पे प्रभाव देखेंगे। I इसने क्या क्या है कि I को अब 3 गुना कर दो। तो जब मैं I को 3 गुना कर दूं और RT को अपरिवर्तित रखूं तो क्या हो जाएगा? I क्या हो जाएगा? 3I का होल स्क्वायर हो जाएगा, और RT हमारा अपरिवर्तित है। तो H डैश क्या निकल के आएगा? ये बन जाए आपका 9I² RT बन जाएगा। और ये I² RT जो है ये हमारा यहाँ पे बताता है कि H का फॉर्मूला है। तो ये कितना हो जाएगा? ये 9 टाइम्स हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। तो डी के साथ में कौन है? बिल्कुल 9 टाइम्स हो जाएगा, रामकृष्ण कुशवाहा, रवि चौहान, डी हो जाएगा, बिल्कुल सही है। 12 का डी बिल्कुल, त्रिषा शर्मा, आंसर है आपका बिल्कुल सही है कि ये 3 गुना था। 3 गुना करने पर ये 9 गुना हो जाएगा, क्योंकि हीट का जो फॉर्मूला होगा वो यहाँ पे ही लगेगा I²RT। और यहाँ पे प्रतिरोध और धारा प्रवाह के समय को इन्होंने क्या कर दिया है? यहाँ पे एक तरह से कांस्टेंट मान के चला है और I को यहाँ पे 3 गुना कर दिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। एक रिएक्शन दी है आपके सामने, बिल्कुल दी है। अब इस रिएक्शन को यहां पे बोला है कि ये द्विविस्थापन अपक्रिया है। कैसी अपक्रिया है? ये द्विविस्थापन अपक्रिया है, यानी इसके अंदर क्या होगा? डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अब डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि एक पॉजिटिव दूसरे नेगेटिव को अपनी ओर खींचेगा, इसी तरीके से इसका पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव को अपनी ओर खींच रहा होगा। यही बात होगी भाई, यहां पे आयनों का ही तो प्रतिस्थापन होगा, आयनों का ही तो आदान प्रदान हो रहा होगा। तो यहां पे सोडियम क्या है? यहां पे मैं अगर सोडियम की बात करूं तो ये तो पॉजिटिव है, बिल्कुल है। OH क्या है? ये तो नेगेटिव है। Cu यहां पे क्या है? ये Cu आपका क्या होगा? ये पॉजिटिव है। और SO4 क्या है यहां पे? ये नेगेटिव है। ये मैंने बता दिया आपको। यहां पे क्या होगा? इन दोनों में यहां पे आयंस का प्रतिस्थापन होगा, तभी तो यहां पे दोनों के आयन चेंज होंगे, तो द्विविस्थापन कहलाएगा। एक इसने बना दिया Na2SO4, यानी इस Na ने इस SO4 को अपनी ओर खींच लिया। ठीक है, तो बन गया। अब बच क्या रहा है? OH बचा और Cu बचा, तो आपका क्या बनेगा? यहां पे ये Cu बन जाएगा पॉजिटिव और OH बन जाएगा आपका नेगेटिव। तो हमारा क्या बन रहा है? CuOH बन रहा है। तो इसी आधार पर हमारे पास में OH कितने हैं? OH तो 2 हैं, तो यहां पर हम क्या कर लेंगे? इसका होल ट्वाइज बना देंगे और कॉपर हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। और कॉपर हाइड्रोक्साइड आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
सर अगर प्रीवियस ईयर की तैयारी अच्छे से कर लें तो पेपर निकल जाएगा। भाई कार्टून जिंदगी, आपको मैं बता दूं, प्रीवियस ईयर की तैयारी इस वजह से ही कराई जाती है कि आपका पेपर अच्छे से निकल जाए। और उसका मतलब ये है, प्रीवियस ईयर के पेपर के करने से पता चल जाता है कि हमसे क्वेश्चन का तरीका क्या है, क्वेश्चन किस तरह से पूछता है, क्वेश्चन किस चैप्टर से ज़्यादा पूछता है, क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है। ये सारी चीज़ों को जानना है तो आप प्रीवियस ईयर पेपर करें। प्रीवियस ईयर पेपर के बाद में हमेशा जब थ्योरी पढ़ेंगे तब उसके बाद में प्रैक्टिस सेट लगाए जाते हैं। तो करने का तरीका होता है, सबसे पहले हमारे पास में क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर। उसके बाद में हमें वहां पर इम्प्रूव करना है अपनी उन थ्योरी को जो हमारी वीकनेस है। फिर उसके बाद में प्रैक्टिस सेट लगाए जाते हैं, तब जाकर यानी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को लगाने के बाद तब जाकर हमारे चांसेस बनते हैं कि अब पेपर पास होने के चांसेस हैं। ठीक है, केवल प्रीवियस ईयर के पेपर के आधार पर अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरा पेपर निकल जाएगा, ये भी बात कहीं ना कहीं सही नहीं है। प्रीवियस ईयर पेपर आपको समझाने के लिए बनाए जाते हैं कि क्वेश्चन आपके इस लेवल का पूछेगा, क्वेश्चन किस चैप्टर से पूछेगा, क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज कितनी वहाँ पे बदल सकती है, कितना घुमा सकता है, ये होता है। इसके अलावा जो ऑब्जेक्टिव हैं, यानी यहाँ पे ऑप्शंस देख रहे हो, इन ऑप्शंस को वो किस तरह से लगाता है, किस तरह से इसकी लैंग्वेज को सेट करता है। ठीक है, रामकृष्ण कुशवाहा, हाँ जी बिल्कुल, बी आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। हमारे पास में क्या है, 2 बल्ब हैं, बिल्कुल हैं। 4 वोल्ट की एक बैटरी से 7 समानांतर क्रम में संयोजित हैं। 2 बल्ब हैं, 4 वोल्ट की बैटरी के साथ में संयोजित हैं। यदि परिपथ में प्रवाहित धारा 0.2 एम्पियर है। हमें क्या क्या दिया है, सबसे पहले हम देखते हैं, वोल्ट दिया है, यानी हमारे पास में बी की वैल्यू दी है कितनी, 4 वोल्ट। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास करंट दिया है, करंट कितना दे रहा है, ये धारा कितनी है, 0.2 एम्पियर की धारा है। लो, इतनी बात है। अब पूछ रहा है कि जो बैटरी के द्वारा शक्ति है, कितनी शक्ति, 6 होगी। तो हमारे पास में शक्ति का फॉर्मूला बी और आई के फॉर्म में होता ही है, तो बी का बस आई से मल्टीप्लाई करना है। तो बी कितना है हमारे पास, 4 है, आई कितना है, 0.2 है। जब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0.8 वॉट आएगा। और आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कितने लोग ए के साथ हैं, त्रिषा शर्मा, बी पिछले वाले का दे रखा है क्या, यहां पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर होगा, 0.8। आई दिया है, बी दिया है, पी बराबर बी आई होता है। बस इतनी सी बात थी और आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्या कहता भाई, सर जी आप जीके की क्लास क्यों नहीं करवाते हो, किसकी, रेलवे की जीके या फिर अदर जीके। अगर आप जीके पढ़ना चाहते हैं तो भाई मैं यूपीएसआई के लिए जीके पढ़ा रहा हूँ, वो भी सुबह 12:30 बजे के आसपास। और अगर रेलवे की जीके की बात कर रहे हैं तो मैं बात कर लूँगा। अभी टीचर जो हैं वो थोड़ा सा काम से बाहर गए हैं, इस वजह से वो क्लासेस नहीं हो पा रही हैं। अगर आप रेलवे की जीके की बात कर रहे हैं, हाँ जी रामकृष्ण कुशवाहा, हाँ जी बिल्कुल ए आंसर होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा CH3OH यौगिक का अगला समजातीय सदस्य होगा। तो हमारे पास में क्या है, CH3OH की बात कर रहा है। अच्छा, ग्रुप डी की बात कर रहा हूँ, तो ग्रुप डी की आपकी जीके की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। सर थोड़ा काम से बाहर हैं, जैसे ही वो आएंगे उनसे बोल दिया जाएगा, वो क्लास ले लेंगे। ठीक है, अब आपको मैं बता दूं कि ये CH3OH, ये OH इसके साथ में जुड़ा है ना, तो इसका मतलब ये एल्कोहल की बात करता है। किसकी बात करता है, एल्कोहल की बात करता है। और ये एल्कोहल की अगर बात कर रहा है तो इसके पास में क्या फॉर्मूला होता है, हाँ जी होता है। क्या होता है, अगर CnH2n है, इसमें मैं एक और जोड़ दूं और ये बन जाएगा आपका OH। इसका फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो ROH होता है। ये आपसे पूछा भी जाता है, कई बार पूछा गया। ठीक है, यहां पे अगर मैं C की वैल्यू को 1 रख दूं, यानी N की वैल्यू को अगर मैं 1 रखूं तो क्या बन के आ जाएगा, यही बन के आ जाएगा CH3OH। अगर N की वैल्यू को मैं 2 रख दूं तो क्या बना लोगे, तो N की वैल्यू को 2 रखो, C हो जाएगा 2, H की वैल्यू, H की क्या हो जाएगी, 2 × 2 + 1 OH, ये बन जाएगा। देख लो क्या बना, C2, 2 का मल्टीप्लाई 2 से 4 और +1 यानी 5, C2H5 बनेगा और ये OH बन जाएगा। और आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, C2H5OH। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किस तरीके से, क्योंकि एल्कोहल का सदस्य है, इसलिए इसका समजाती जो होगा वो हमारे पास में जो फॉर्मूला होता है CnH2n + 1
OH से बनेगा, और यहाँ पर CN की यहाँ पे जो वैल्यू है, N की वैल्यू अगर 1 है तो उससे बन रहा है CH3OH बनेगा, और अगर N की वैल्यू 2 को रख दिया जाए तो ये बन जाएगा C2H5OH। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 16 यहां पे बोला गया है इन चारों में से किसकी श्वसन दर तेज होती है? रेस्पायरेशन, जैसे आप सांस लेते हो, इनहेल करते हो, एक्सेल करते हो, और आप इनहेल एक्सेल के बीच में हमारे पास में जो भी हमारी गैसेस जो होती हैं वो कहाँ जा रही हैं? सेल के पास जा रही हैं। सेल के पास में ऑक्सीजन पहुंचती है, ऑक्सीजन पहुंचने के बाद में क्या होता है? वहाँ पे आपके माइटोकॉन्ड्रिया में यहाँ पे एक प्रक्रिया होती है जिसमें ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज के साथ में ऑक्सीजन मिलता है, और ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन मिलने के बाद में क्या होगा? वो हमारे एक वेस्टेज के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड देता है, और जल देता है, और एनर्जी देता है। तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड है जो बाहर की जाती है, तो ये कहलाती है आपकी श्वसन। अब ये दर है जो बढ़ती है, आप देखोगे श्वसन दर किसकी बढ़ेगी, किसकी ज्यादा होती है, ये पूछा जा रहा है। तो आप क्या बताओगे कि श्वसन दर जो होती है या फिर एक मेटाबॉलिज्म जो होता है वो छोटे आकार के जो जीव होते हैं उनमें ज्यादा होता है। अब आप कहोगे छोटे आकार के जीव, यानी जो जितना छोटा होगा उसके अंदर श्वसन दर क्या होगी? ज्यादा होगी। तो आप इन चारों में बताओ, क्या मनुष्य छोटा होता है? हाँ, हाथी से तो छोटा होता है, तो हाथी से ज्यादा मनुष्य की होगी। क्या मछली छोटी होती है? हाँ जी, मछली छोटी होती है। कबूतर से छोटी होती है? कबूतर तो थोड़ा सा बड़ा होता है, मछली छोटी होती है। इसका मतलब क्या? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो मछली की श्वसन दर जो होती है वो यहाँ पर ज्यादा होती है, वो तीव्र होती है, वो फास्ट होती है। आया समझ? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बात करता है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की, गर्भ निरोधक गोलियां। गर्भ निरोधक गोलियां जो होती हैं वो क्या करती हैं? बर्थ कंट्रोल करती हैं, यानी बर्थ को कंट्रोल करती हैं जिससे बच्चा ना हो। अब यहां पे क्या होता है, इनमें से वो कौन सा है, वो किस प्रकार से बर्थ को कंट्रोल करती हैं? अब आपसे पूछा जा रहा है। तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होती हैं वो यहां पे क्या करेंगी? क्या वो रजोधर्म को रोक देंगी? रजोधर्म जो होता है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है उसको रोक देती हैं। भाई मेंस्ट्रुएशन साइकिल रुक जाएगा तो प्रेगनेंसी हो जाएगी, तो गर्भ निरोधक का मतलब ही नहीं है। युग्मनज को नष्ट कर देगी, तो भाई आप ये एक बात बताओ, आप गर्भ निरोधक गोलियां पहले खाओगे ना कि युग्मनज बनने के बाद, यानी जायगोट बनने के बाद थोड़ी खाओगे, उसको पहले खाओगे, तो इसका मतलब क्या? सी गलत हो जाएगा। शुक्राणु उत्पादन की तो गर्भ निरोधक गोलियां कौन खाता है? महिलाओं ज्यादा, महिलाएं खाती हैं, तो भाई शुक्राणु की बात ही नहीं कर रहा। अब बात यहाँ पे है, ये क्या करेगा? ये अंडाशय से जो अंडों का मुक्त होना है ना, जो अंडे रिलीज होते हैं, जो फैलोपियन ट्यूब में पहुंचते हैं, उनको ये रिलीज होने से ही रोक लेता है। अगर वो रिलीज नहीं होंगे तो यहाँ पे क्या होगा? वो स्पर्म से जाके मिलेंगे नहीं, और जब वो स्पर्म से जाके मिलेंगे नहीं तो यहाँ पे क्या होगा? प्रेगनेंसी नहीं होगी। इसलिए क्या होता है, गर्भ निरोधक जो गोलियां होती हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होती हैं, वो बर्थ को कंट्रोल कैसे करती हैं कि अंडाशय जो ओवेरी होती है, इस ओवेरी से एग जो होते हैं वो रिलीज नहीं होते हैं, उनको रोक लेती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 18, क्या कहता है? हाँ जी, त्रिषा शर्मा, ए आंसर है, बिल्कुल सही है। रामकृष्ण कुशवाहा का भी आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है आपसे? एक प्रकाश किरण है, बिल्कुल है, वायु से जार में रखे जल के पृष्ठ पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। अब आपसे मैं ये कहूं कि मान लो ऊपर वाला पार्ट जो है वो वायु वाला पार्ट है, यानी हवा में से आती है किरण, और दूसरा पार्ट है वो जल की पार्ट है, यानी जल में जाएंगी। ठीक है, अब यहां पे मैं ये कहूं कि ये जो है ना, ये क्या है? ये आपका नॉर्मल होता है, अविलंब होता है, और अविलंब के साथ में यहां पे जो किरण आएगी, वायु से किरण यहां पे टकराएगी। किरण फिर कहाँ जाएगी? ये आपकी कहाँ जाएगी? जल में जाएगी। अब जल जो होता है वो कैसा माध्यम है? जल तो डेंस होता है, यानी ये कैसा माध्यम है? सघन माध्यम है, डेंसर मीडियम है। और वायु जो होती है वो क्या होती है? विरल होती है, यानी रेयरर मीडियम है। तो रेयरर मीडियम से कहाँ जा रही है? ये डेंसर मीडियम में जा रही है। रेयरर से डेंसर मीडियम में अगर कहीं जाओगे, यानी खाली जगह से भरी हुई जगह में अगर आप जाओगे, तो आपकी स्पीड कम होगी और आप किनारे से निकलना पचाओगे। तो यहां पर भी क्या होता है? यहां पर भी स्पीड भी कम होती है और ये किनारे की ओर झुकती है। और इसका किनारा क्या है? इसका किनारा है वो अविलंब। तो आप कहेंगे अविलंब की ओर झुकती है। अब बोल रहा है कि पृष्ठ पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, तो कोण कहां बनेगा? नॉर्मल से बनेगा।
कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का है। अब आप बताओ ये कोण क्या होगा? 30 डिग्री होगा क्या? नहीं होगा। ज्यादा होगा? नहीं होगा। क्या होगा? कम होगा। तो यहां पे क्या है? अधिक वाले गलत हो जाएंगे, बचा कौन सा? कम वाले बोलेंगे। अब बोला कि क्या आपतित किरण अपवर्तित होगी और आपतित किरण के तल में स्थित होगी या नहीं होगी? तो भाई एक बात याद रखना कि आपतित किरण के तल में स्थित होगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 30 डिग्री से कम, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्योंकि ये जो कोण बनेगा ये 30 डिग्री से कम बनेगा। अगर ये अविलंब की ओर झुक रही है तो 30 डिग्री से कम बनेगा। अगर ये 30 डिग्री से ज्यादा बढ़ेगा तो इसका मतलब वो अविलंब से बाहर जाएगी, जब ये वायु में जाएगी। ठीक है। हमारे यहाँ पे तूफान आ गया है। हाँ जी, आज मौसम ऐसा है, तूफान वाला मौसम है, तो भाई थोड़ा सा एंजॉय कर लो। वैसी गर्मी बहुत पड़ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। राहुल यादव ने भी आंसर क्या है? दिया है डी। तो इसी के साथ में आज की क्लास का ये आखिरी क्वेश्चन था और डी ऑप्शन आपका आज का सही है। बाकी अगर आपको मैं बता दूं कि अगर आप हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और आज की जो डेट थी वो 8 सितंबर 2022 का ग्रुप डी का जो एग्जाम हुआ था उसमें जो साइंस आई थी शिफ्ट फर्स्ट में, ये मैंने आज कंप्लीट कराई है। अगर आप इससे पहले की, चाहे वो 6 सितंबर हो, 5 सितंबर हो, 3 सितंबर हो, 1 सितंबर हो या फिर 17 अगस्त क्यों ना हो, तो आप 17 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक के जो एग्जाम हैं इनको करना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके ऑप्शन में जाएंगे और ग्रुप डी 2025 की साइंस पीवाईक्यूज वाली क्लास में जाएंगे। आपको सारे यहाँ पे सॉल्यूशन मिल जाएंगे, सारे पीवाईक्यूज के। तो इस तरह से हमारी ये क्लासेस 40 प्लस हो चुकी हैं। तो 40 प्लस क्लासेस अगर आपको देखनी है तो आप मेरे साथ में जुड़ जाएंगे और आप इन क्लासेस को देख सकते हैं। अब चाहते हैं आगे की क्लास के लिए, तो आगे की क्लास के लिए आपको करना होगा सब्सक्राइब। तो यादबिन स्मार्ट क्लासेस के चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद में आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे और आप इन क्लासेस को देखते रहेंगे, जो कि आपके ग्रुप डी के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत यूजफुल क्लासेस होने वाली हैं। इसके अलावा अगर आपने पढ़ लिया है हमारे साथ में, अब आपकी डिमांड होगी सर पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो पीडीएफ आपको कहाँ मिलने वाला है? यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल पे जाइए, यादबिन स्मार्ट क्लासेस सर्च करिए। अब आप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के बाद में आप फाइल्स पे जाके सारी पीडीएफ देख सकते हैं या फिर आप होम पेज पे देखेंगे, लिंक के साथ में पीडीएफ पड़ी हुई है। ठीक है, यहां पर ये सारी क्लासेस आप देख पाएंगे। इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि अगर आप मेरे साथ में साइंस स्पेशल बैच पढ़ना चाहते हैं तो ये साइंस स्पेशल बैच जो है, जिसमें आपको मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों पढ़ा रहा हूं, जो कि आपके रेलवे के एग्जाम, एसएससी के एग्जाम या फिर जहां पर भी आपकी साइंस पूछी जाती है वहां पर साइंस वगैरह आ रही है, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच जो है वो आपको 99 रुपये मिलने वाला है। यहां पर आपकी क्लासेस डेली रहेंगी। एक और चीज मैं बता दूं, एप्लीकेशन जो है आपको प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, बाईएससी ऐप। तो आप बाईएससी ऐप नाम से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और इसी के साथ में आपको ये एप्लीकेशन पर आपको सारी क्लासेस भी मिलती चली जाएंगी। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। ये क्लास जो होती है रोजाना शाम को 6 बजे होती है और शाम को 6 बजे आपके साइंस के पीवाईक्यूज मेरे द्वारा कराए जाते हैं। और इस क्लासेस को आपको पाने के लिए यादबिन स्मार्ट क्लासेस के YouTube चैनल पर जाना होगा और नए बच्चे सब्सक्राइब जरूर करें, अपने साथियों को भेजें। साथियों को जब भेजेंगे तो आपके ही साथी हमारे साथ में पढ़ेंगे और पढ़ेंगे तो उनको यहाँ पे खुद इंटरेस्ट आएगा और यहाँ पर अपने आप में इंप्रूवमेंट भी देखेंगे कि हाँ अब मेरे से साइंस के क्वेश्चन आने लग गए हैं। अगर आपके साइंस के क्वेश्चन आने लग गए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और साथियों को जरूर शेयर करिएगा। तो जितने भी साथी हैं सर, मैं आपकी क्लास लेता हूँ ऑफलाइन जाके। मैं राहुल यादव, भाई कहाँ पे क्लास लेते हो? मैं यहाँ पे यादबिन स्मार्ट क्लासेस में पढ़ाता हूँ भाई। चलिए ठीक है, जहां पर भी क्लास लेते हो कोई बात नहीं है, आप हर जगह क्लास आकर ले सकते हो। बाकी आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं, फिर मिलते हैं आपको नई क्लास में शाम को 6 बजे। चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।